गांव से ग्रामीण महिलाओं की टोलियां गीत गाते हुए आती थी, चरण सिंह वीर रणधीर तेरा इस्तीफा किसने मांगा। तो वो एक जन आंदोलन पैदा हो गया, जनता पार्टी में फूट पड़ने लगी और गला काट प्रतियोगिता शुरू हो गई। राजनारायण जी और मधुली में जो समाजवादी नेता थे, उन्हें लगा इस दल में रहना अब हमारे लिए संभव नहीं है, उन्होंने इस्तीफे दिए। ये चौधरी साहब, मैं निकटस्थ गवाह हूँ। और एक वक्त वो आता है जब राजनारायण चौधरी साहब के खिलाफ जाके चुनाव लड़ते हैं। नेता, संघर्ष करने वाले नेता कभी कभी पैदा होते हैं, जो उनके बढ़े हुए कद काठी को लेकर के अप्रसन्न रहते थे। और कुछ राजनारायण जी का अतिवाद भी था कई मामलों में, लेकिन वो इतिहास की बहुत ही क्यों नाराज हुए चौधरी साहब से राजनारायण? नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्होंने कहा कि मैं राजनारायण जी तो जिद्दी स्वभाव के थे ही थे, और फिर वो गुस्से में कहते हैं ठीक है मैं चौधरी साहब से लड़ूंगा। चौधरी साहब के इमरजेंस के बाद जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उनकी प्रमुखता बढ़ी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर कुछ अभिजात वर्गों का ही वर्चस्व था, उन्हीं को टिकट मिलते थे, वही मंत्रिमंडल में रहते थे। चौधरी साहब की तकरार भी जब हुई है कांग्रेस नेतृत्व से, तो एक कुर्मी और एक यादव नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। उन्होंने कभी पिछड़ों की उस तरह की राजनीति नहीं की जिस तरह की समाजवादी करते थे। सारे देश के पिछड़े नेता लोकदल में शामिल हो गए, क्या कर्पूरी ठाकुर, क्या धनिकलाल मंडल, क्या मधुलिमय, क्या जॉर्ज फर्नांडिस, क्या कुंभाराम आर्य, क्या राजनारायण। बाद में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दोनों का टकराव हुआ। और 21 की बात कर रहे हैं आप जी। उस समय इंदिरा गांधी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके, राजे महाराजाओं की पीढ़ी पर समाप्त करके, और बांग्लादेश का निर्माण खड़ा करके, और अमेरिका में निक्सन जैसी बड़ी ताकत को चुनौती दे करके बहुत बड़ी नेता हो गई थी। नंबर 1 सोमपाल शास्त्री के पिताजी रघुवीर शास्त्री जी, वो 67 में वहां से एमएलए थे। चौधरी साहब चाहते तो बागपत से भी लड़ सकते थे, लेकिन उनका मैं बड़ापन मानता हूं, उन्होंने मुजफ्फरनगर जाना कबूल किया बजाय रघुवीर सिंह शास्त्री का टिकट काटा। तो चौधरी साहब की इच्छाओं के नेता थे और जवाहरलाल नेहरू की मजबूरी के नेता थे, ये फर्क था। तो लिखते भी थे, जाति व्यवस्था पर लिखा, कास्टिस्ट कौन, ये उन्होंने लिखा, इकोनॉमिक नाइटमेयर पर उन्होंने लिखा, कोई चीज छोड़ी नहीं है जिस पर उन्होंने ना लिखा हो, और वो समय निकालते थे, ये अद्भुत। हालांकि सुबह को 8 बजे वो अपनी डेस्क लेके बैठ जाते थे, अखबारों की कतरनें खुद अपने हाथ से कैंची से काटते थे। जो निहित स्वार्थ के, जो बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि जो कास्टिस्ट लोग थे, उन्होंने चौधरी साहब को कास्टिस्ट छवि बनाने का उन लोगों ने प्रयास किया। ये सही है कि जो कुछ जाति समूहों की जो उस समय आधिपत्य था राजनीति में, चौधरी चरण सिंह ने उसको तोड़ने का काम किया, हमको छिपाना नहीं चाहिए। चौधरी साहब जो लिखते थे, पढ़ते थे, बोलते थे, वो मीडिया की सुर्खियां नहीं थी। चूंकि चौधरी साहब के समूहों के, जाति के नहीं, समूहों के मिजाज के लोग मीडिया में नहीं थे, इसलिए उनकी छवि खराब करने का प्रयास लगातार रहता था। और रामनेश यादव जो मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो एक फेल मुख्यमंत्री साबित हुए, चूंकि पहली बार कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री बना था। उससे पहले डॉक्टर संपूर्णानंद, सीबी गुप्ता, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, डॉक्टर संपूर्णानंद, गोविंद वल्लभ पंत, उस परंपरा को तोड़ा। वो इसी का नाम चरण सिंह। कंसेप्ट कास्टिस्ट नहीं है, जो उनको रोक रहे हैं सत्ता में आने के लिए, वो कास्टिस्ट। ये जो 78 की रैली थी, क्या ये चौधरी साहब ने इसीलिए की थी कि उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करनी थी? इसके बाद एक नैतिक दबाव नहीं बनाया? ये किसानों का आक्रोश था, जिस नेतृत्व के चलते किसानों की इतनी व्यापक हिस्सेदारी जनता पार्टी के निर्माण में हुई। इनमें से बहुत सारी किसान जातियां कांग्रेस पार्टी के साथ थी, तो उनको बुरा लगा, वो अपमानित लगा। गांव से ग्रामीण महिलाओं की टोलियां गीत गाते हुए आती थी, चरण सिंह वीर रणधीर तेरा इस्तीफा किसने मांगा। तो वो एक जन आंदोलन पैदा हो गया, गांव गली मोहल्ले से औरतें, आदमी। और सबसे बड़ी बेईमानी की बात है अगर उसको किसी कास्ट से जोड़ते,
सारे देश के लोग आए थे। जब जनता पार्टी के नेतृत्व को लगा इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो उन्होंने वित्त मंत्री बनाया और डिप्टी। बाद का जो घटनाक्रम है, चूंकि इसमें जनसंघ के साथ भी उनके रिश्ते खराब होने लगे, चूंकि राज्यों में जब ये मुख्यमंत्री हटाए गए हैं तो जनसंघ मुरारजी भाई के साथ हो गया चंद्रशेखर के, तो उनके बीजेपी से भी टकराव होने लगी। और जनता पार्टी का जो नेतृत्व था उसने राजनारायण जी की बड़ी भूमिका थी मुरारजी भाई को प्रधानमंत्री बनवाने। वो और सीबी गुप्ता दोनों लगे थे। चौधरी साहब जो थे वो बाद में तैयार हो गए थे, खैर वो को मुरारजी भाई को बहुत पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जो रूरल अप्रोच है भारतीय समाज की, उसके प्रति उनका दृष्टिकोण जो है अर्बनाइट था। उसके बाद फिर जनता पार्टी में फूट पड़ने लगी और गला काट प्रतियोगिता शुरू हो गई। राजनारायण जी और मधुली में जो समाजवादी नेता थे, उन्हें लगा इस दल में रहना अब हमारे लिए संभव नहीं है, उन्होंने इस्तीफे दिए। ये चौधरी साहब, मैं निकटस्थ गवाह हूँ, साहब इस योजना का हिस्सा नहीं थे। जो पहले इस्तीफे हुए हैं जनता पार्टी सांसदों के, वो सब सोशलिस्टों के थे, मधुली में और राजनारायण समर्थकों के, कर्पूरी ठाकुर समर्थकों के। चौधरी साहब ने तो सबसे बाद में इस्तीफा दिया है, और जब इस्तीफा उनका हो गया तो जाहिर है कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनती थी तो उसमें चौधरी साहब ही बनते थे। नेता प्रतिपक्ष भाई भी चौहान थे, उनके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार थी। लिहाजा ना चाहते हुए भी सब लोगों ने चौधरी साहब को बनाया, और फिर वही उनके साथ विश्वासघात हुआ। 1 साल भी उनको कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया। उसमें कांग्रेस पार्टी की जो कुटिलता थी वो भी शामिल थी। राजनारायण का जिक्र किया आपने, चौधरी साहब का हनुमान कहा जाता है, और एक वक्त वो आता है जब राजनारायण चौधरी साहब के खिलाफ जाके चुनाव लड़ते हैं। वो इतिहास का एक दुर्भाग्यपूर्ण दौर है। राजनारायण जैसा जननेता, संघर्ष करने वाले नेता कभी कभी पैदा होता है। उन्होंने इंदिरा गांधी को सीधे चुनाव में हराया, हाई कोर्ट में हराया, और चौधरी साहब के व्यक्तित्व के प्रचार प्रसार में राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बड़ी भूमिका थी, समाजवादियों को जोड़ने में। इसके बाद चौधरी साहब की जो छवि है राष्ट्रीय स्तर पर और भी जुझारू और सोशलिस्ट टाइप बनी, उसका बड़ा श्रेय राजनारायण जी को जाता है। हमारी पार्टी में भी कुछ तत्व ऐसे थे जो उनके बढ़े हुए कद काठी को लेकर के प्रसन्न रहते थे, और कुछ राजनारायण जी का अतिवाद भी था कई मामलों में, लेकिन वो इतिहास की बहुत ही क्यों नाराज हुए चौधरी साहब से राजनारायण? नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्होंने कहा कि मैं राजनारायण जी तो जिद्दी स्वभाव के थे ही थे, लेकिन इस चौधरी साहब के मामले में जिद्दी बनाने में चौधरी साहब के भी 1-2 लोगों की मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी भूमिका थी उनको निकलवाने में। और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि राजनारायण जी और बनारस दास दोनों घोषणा कर देते हैं कि हम DMKP बन रही है उस समय, मैं भी उससे चुनाव लड़ा था 84। हाँ, उसमें शामिल होना चाहते हैं, और वो शरारती तत्व इन दोनों को इनका रास्ता रोक देते हैं, जबकि चौधरी साहब से वो बात करके गए थे और इतिहास में लिखा गया है वो। और फिर वो गुस्से में कहते हैं ठीक है मैं चौधरी साहब से लड़ूंगा, लेकिन चौधरी साहब ने अपने सभी समर्थकों को बाकायदा हिदायत दी कि राजनारायण से चुनाव लड़ते समय किसी कटुता का नहीं होना चाहिए। तो इतिहास गवाह है कि कोई अप्रिय घटना उसमें नहीं। चौधरी साहब ने नेताओं की एक लंबी फौज तैयार की। कहा जाता है कि नेता बनाने की फैक्ट्री थी उनके पास, और अलग अलग कास्ट के लोगों को प्रमोट किया उन्होंने। तो ये कैसे किया उन्होंने? कैसे अलग अलग जातियों के लोग स्थानीय तौर पे वो आइडेंटिफाई करते थे? देखिए, चौधरी साहब के इमरजेंस के बाद जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे उनकी प्रमुखता बढ़ी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर कुछ अभिजात वर्गों का ही वर्चस्व था, उन्हीं को टिकट मिलते थे, वही मंत्रिमंडल में रहते थे। चौधरी साहब की तकरार भी जब हुई है कांग्रेस नेतृत्व से, तो एक कुर्मी और एक यादव
नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, ये भी एक फैक्ट है। चौधरी साहब इसके लिए दबाव बना रहे थे, बना रहे थे, और यादव उनका है ही नहीं जी। जहाँ पे 3 लाख यादव है वहाँ भी गैर यादव कम्युनिटी का आदमी चुनाव लड़ रहा है। तो चौधरी साहब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट कास्ट, इसके बड़े भारी समर्थक थे, जो मंडल से अलग है। उन्होंने कभी पिछड़ों की उस तरह की राजनीति नहीं की जिस तरह की समाजवादी करते थे। उनके फ्रेमवर्क में तो अपर कास्ट के गरीब भी शामिल थे। जब उन्होंने कहा था ग्रामीण क्षेत्रों को 50% दो, लेकिन सारे देश के पिछड़े नेता लोकदल में शामिल हो गए। क्या कर्पूरी ठाकुर, क्या धनीलाल मंडल, क्या मधुलिमय, क्या जॉर्ज फर्नांडिस, क्या कुंभाराम आर्य, राजनारायण, क्या राम नरेश, कोई बचा ही नहीं था। तो पिछड़ों की पार्टी घोषित हो गई थी। चौधरी देवीलाल से कैसे रिश्ते थे चौधरी चरण सिंह के? उसमें भी चौधरी साहब के आसपास का एक तबका था जो देवीलाल को हरियाणा में अपदस्थ करने में लगा हुआ था। चौधरी देवीलाल हरियाणा की अस्मिता के, हरियाणा के निर्माण के प्रतीक थे। और मैंने इतना सच्चा भला किसान समर्थक मैंने बहुत कम नेता देखे जैसे चौधरी देवीलाल जी थे। वो सरकार के मतलब के नहीं थे, लेकिन किसानों के सवालों को प्रखरता से उठाने में उनका कोई सानी नहीं था। चौधरी साहब के भक्त थे। और हरियाणा में जो बना है लोकदल, उसमें चौधरी साहब की जो एक छवि थी बड़े नेता की, जहां उसका योगदान है वहाँ देवीलाल जी की भी भूमिका है। और 78 में उनको भी हटा दिया। और मैं अगर ये कहूँ कि किसान रैली में सबसे बड़ी भूमिका चौधरी देवीलाल की थी, भीड़ जुटाने में भी, और लगभग 45 लाख रुपए के करीब पैसा इकट्ठा करने की जो किसान ट्रस्ट में गया था वो देवीलाल जी की थी। बाद में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दोनों का टकराव हुआ और नौबत यहाँ तक आ गई कि सोनीपत के एक उपचुनाव में किताब सिंह मलिक नाम के एक विधायक को खड़ा करके देवीलाल को हरवाने में हम लोग कामयाब हुए। क्या चौधरी साहब भी इसी रणनीति के तहत रोहतक से चुनाव लड़ना चाहते थे? वो रोहतक चुनाव लड़ने गए, इत्तेफाक से पर्चा खारिज। नहीं, रोहतक में सोनीपत से कुछ लोगों ने सुझाव दिया था जी। और उसमें चौधरी चरण सिंह जी के जो करीबी लोग थे जो उनके चुनाव का संचालन देखते थे, ये उनकी गलती थी। देवीलाल जी का उसमें कोई दोष नहीं था। जो उत्साह में कार्यकर्ता चाहते थे कि बागपत के साथ साथ वहाँ भी चुनाव लड़ लें सोनीपत से, 1980 की बात है। लेकिन देवीलाल जी की इसमें कोई नहीं। देवीलाल जी तो हट चुके थे 80 में, भजनलाल थे मुख्यमंत्री। चौधरी साहब 1937 में एमएलए बनते हैं छपरौली से, लगातार 8 बार जीतते हैं, फिर पार्लियामेंट में आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर में हार जाते हैं। एक ऐसा नेता जिनके पीछे आपने खुद स्वीकार किया कि पूरे देश के किसानों की भीड़ थी, 78 की ऐतिहासिक रैली। देखिए, इतना बड़ा कॉम्बिनेशन। नहीं, ये 71 की बात कर रहे हैं आप जी। उस समय इंदिरा गांधी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके, राजे महाराजाओं की पीढ़ी पर समाप्त करके और बांग्लादेश का निर्माण खड़ा करके और अमेरिका में निक्सन जैसी बड़ी ताकत को चुनौती दे करके बहुत बड़ी नेता हो गई थी। नंबर 1। नंबर 2, चौधरी साहब की एक सहयोगी थे सोमपाल शास्त्री के पिताजी रघुवीर शास्त्री जी। वो 67 में वहाँ से एमएलए थे। चौधरी साहब चाहते तो बागपत से भी लड़ सकते थे, लेकिन उनका मैं बड़ापन मानता हूँ, उन्होंने मुजफ्फरनगर जाना कबूल किया बजाय रघुवीर सिंह शास्त्री का टिकट काटा। ये उनकी उदारता थी। उसको मैं चौधरी साहब की पराजय के रूप में मैं नहीं देखता। चौधरी साहब ने लिखा बहुत, पढ़ते लिखते बहुत थे, तो उस समय एक मास लीडर को इतना पढ़ने लिखने की क्या जरूरत आन पड़ी? बहुत सही सवाल आपने किया। और अंग्रेजी में लिखा उन्होंने बहुत हिस्सा। चौधरी साहब ने को लिखने पढ़ने का शौक शुरू से ही है। अब 1935 का मैं आपको बता रहा हूँ, तब उनकी लिखी हुई ये चिट्ठी 1957 में अल्टरनेटिव ड्राफ्ट है ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो जवाहरलाल के सामने पेश किया जाता है। चौधरी साहब भाषण पढ़ रहे हैं, तालियों की गूंज हो रही है। और कांग्रेस के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है
कि प्रस्ताव के खिलाफ लोग के हो जाएंगे। चौधरी साहब की विजय थी और छोटी छोटी बातों पर उन्होंने तो शिष्टाचार की भी किताब लिखी और इकोनॉमिक नेट। एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बुनियाद जो है, चौधरी साहब कट्टर गांधीवादी थे। जवाहरलाल का तो फ्रीडम मूवमेंट में भी उनसे एक दुराव हो गया था। गांधी कुछ लोगों की मजबूरी के नेता थे, कुछ की इच्छाओं के नेता थे। तो चौधरी साहब की इच्छाओं के नेता थे और जवाहरलाल नेहरू की मजबूरी के नेता थे। ये फर्क था। तो लिखते भी थे जाति व्यवस्था पे लिखा, कास्टिस्ट कौन, ये उन्होंने लिखा। इकोनॉमिक नाइटमेयर पर उन्होंने लिखा। कोई चीज छोड़ी नहीं है जिस पर उन्होंने ना लिखा हो, और वो समय निकालते थे, ये अद्भुत। हालांकि सुबह को 8 बजे वो अपनी डेस्क लेके बैठ जाते थे, अखबारों की कतरनें खुद अपने हाथ से कैंची से काटते थे, फिर उनका संग्रह करते थे, और वो संयमित बहुत थे। उनका कोई राजनीति के अलावा किसी किस्म का शौक नहीं, जैसे आजकल के कोई विदेश भ्रमण का नहीं था। अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो 1-2 बार ही उनका विदेश का दौरा हुआ है, और नियमित अपने घर में, ना कोई पार्टी ना कोई होटल। शायद उन्होंने कभी जिंदगी में 5 स्टार होटल में खाना खाया। एक बार 1983-84 में शरद पवार उनको अपने यहाँ ले गए, बारामती भी और अहमदनगर भी। उस समय एक और किसान नेता एमर्ज हुए थे, शरद जोशी, उनके यहाँ कार्यक्रम था। तो ताज होटल के बॉल रूम में उसने शरद पवार ने कोई मीटिंग रखी। तो चौसा बहुत छोटे थे, भैया होटल में रखने क्या जरूरत है, ये बॉल रूम क्या चीज़ है। हालांकि वहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल मीटिंग हुई। शरद पवार जी गांव में गए, फिर बहुत, लेकिन जो अहमदनगर की किसान रैली में जो भाषण था, वही ताज होटल के बालरूम में भाषण था। ये चौधरी चरण सिंह की विशेषता थी। चौधरी साहब बागपत चुनाव लड़ने जाते हैं। छपरोली से पहले चुनाव लड़ा उन्होंने, और आज तक भी छपरोली का तो रिकॉर्ड है कि जिसको उन्होंने टिकट दिया या बाद में चौधरी अजीत सिंह जी ने दिया या चौधरी जैन सिंह जी ने दिया, तो वो सीट कभी हारे नहीं। बागपत जरूर लूज की है उनके परिवार ने, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो तो पूरे देश के किसानों के नेता थे। फिर बागपत में ऐसा क्या था कि वो लगातार वहां से चुनाव लड़े, वहां से लड़े तो जीत हासिल हुई, सफलताएं मिली लगातार, एक बार बाहर गए तो हारे। बागपत के लोगों पे ऐसा क्या जादू किया था? देखिए, वो जो कांग्रेस नेतृत्व का जो रूढ़िवादी नेतृत्व था, पूंजीवादी नेतृत्व था, सामंती नेतृत्व था, आपकी जानकारी के जो लैंड रिफॉर्म यूपी में हुए हैं, उसमें भूमिहीन किसानों को एक नारा था, जो जमीन को जोती बोए वो जमीन का मालिक है। तो ऊंचे पैमाने पर जो लैंडलेस पीजेंट थे और कल्टीवेटर थे, पुलिस की मदद से उनको मालिक बनाया। ये इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली घटना है। तो उन गरीब गुरबा लोगों का जो पीजेंटी से ज़्यादातर वास्ता रखते थे और पिछड़ी जातियों से, उनके वो निर्विवाद नेता के रूप में एमर्ज हुए थे, और वो उनके लिए वोट भी करते थे। एक तो जो निहित स्वार्थ के जो, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि जो कास्टिस्ट लोग थे, उन्होंने चौधरी साहब को कास्टिस्ट छवि बनाने का उन लोगों ने प्रयास किया। ये सही है कि जो कुछ जाति समूहों की जो उस समय आधिपत्य था राजनीति में, चौधरी चरण सिंह ने उसको तोड़ने का काम किया। हमको छिपाना नहीं चाहिए। मीडिया उनको कुलक नेता के तो मीडिया में कौन लोग हैं, माफ करना, वो तो जो साहब कहते भी थे, और हम भी आपसे पूछ रहे हैं, मीडिया भी वेस्टेड इंटरेस्ट का है। चौधरी साहब जो लिखते थे, पढ़ते थे, बोलते थे, वो मीडिया की सुर्खियां नहीं थी। एक बार लोकदल के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। चौधरी साहब बस 80+ प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। कायदा ये, चौधरी साहब जाते हैं तो खड़े होकर के प्रेस वालों का अभिवादन करना चाहिए। कोई खड़ा भी नहीं हुआ प्रेस वाला। चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी। ये कंटेम्प्ट था मीडिया का चौधरी साहब के लिए। क्यों होना चाहिए भाई? चूंकि चौधरी साहब के समूहों के, जाति के नहीं, समूहों के मिजाज के लोग मीडिया में नहीं थे, इसलिए उनकी छवि खराब करने का प्रयास लगातार रहता था। उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात की उन्होंने,
क्या अप्रोच थी उनकी उत्तर प्रदेश को लेकर? नहीं, जो साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उनको कई अवसरों पर लगता था कि इतने बड़े सूबे को एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से संचालित करना संभव नहीं है, और रामनेश यादव जब मुख्यमंत्री बने हैं तो वो एक फेल मुख्यमंत्री साबित हुए। बनाए तो चौधरी साहब नहीं थे? जी नहीं, बनाए चौधरी साहब नहीं थे, बनाए थे, चूंकि पहली बार कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री बना था। उससे पहले डॉक्टर संपूर्णानंद, सीबी गुप्ता, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, डॉक्टर संपूर्णानंद, गोविंद वल्लभ पंत, उस परंपरा को तोड़ा। वो इसी का नाम चरण सिंह। जिन किसान जातियों की संख्या भी ज्यादा थी, उनकी सत्ता में हिस्सेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? ये कंसेप्ट कास्टिस्ट नहीं है। जो उनको रोक रहे हैं सत्ता में आने के लिए, वो कास्टिस्ट